ओके, एक्सप्लेनेशन नंबर 8 है ये। नो फेथ डाई बाय अटॉर्नी। तो ये लाइनें बोली गई हैं रोजालिंड द्वारा ऑरलैंडो से, जब वो उसको कोचिंग दे रही होती है, ट्यूशन दे रही होती है, उसको तरीके बता रही होती है कि किस तरह से तुम्हें रोजालिंड से बात करनी है, बिहेव करना है। तो वो उसको कहती है ना कि मेरे को रोजालिंड मान लो एक बार के लिए, उसी हिसाब से मेरे से बात करो, फिर मैं बताती हूँ। तो वो क्या बनी होती है उस टाइम? गैनीमेड बनी होती है ना। तो रोजालिंड यहाँ उल्टा व्यवहार करती है। अंदर से तो वो उससे प्यार करती है, लेकिन ऊपर से उसको टीज़ करती है, उसको छेड़ती है, उसको परेशान करती है और प्यार की आलोचनाएं करती है और खुद प्यार में होती है। तो यहाँ हमें उसकी ये एक टैलेंट देखने को मिलता है कि वो किस तरह से एक दोहरा चरित्र दिखाती है अपना पॉजिटिव वे में। नो फेथ डाई बाय अटॉर्नी। आगे वो ये कहती है कि कोई भी ऐसे ही नहीं मरता है, किसी न किसी कारण से मरता है। अटॉर्नी का मतलब है किसी कारण से मरता है कोई भी, हाईलाइट किया ना, थ्रू एन एजेंट। तो कोई भी व्यक्ति, ऑरलैंडो उसको कहता है कि मैं तो उसके लिए मर जाऊंगा मेरे को नहीं मिली तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ये वहम है। आदमी मरता तभी जब कोई विशेष कारण होता है, कोई किसी के लिए जान नहीं देता है प्यार में आज तक। यही बात कहेगी इस एक्सप्लेनेशन में वो। द पुअर वर्ल्ड इज ऑलमोस्ट 6000 ईयर्स ओल्ड। दुनिया 6000 साल पुरानी है। एंड इन ऑल दीज टाइम, और इतने समय के अंदर, देर वॉज नॉट एनी मैन डाइड इन हिज ओन पर्सन वाइडली सेट इन ए लव कोज। तो वो ये कहती है कि 6000 साल हो गए इस दुनिया को, और 6000 सालों के अंदर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो प्यार के लिए मर गया हो। ये सब कहानियाँ हैं जो हम सुनते हैं ना कि उसने प्यार में जान दे दी। रोजालिंड के अनुसार कोई नहीं मरा। ट्रोइलस हैड हिज ब्रेन्स डैश्ड आउट विद ए ग्रेशियन क्लब। ट्रोइलस और एक क्रेसिडा एक लव स्टोरी है पुरानी। उसमें माना जाता है कि ट्रोइलस और क्रेसिडा बड़े अच्छे लवर थे और ट्रोइलस ने जान दे दी थी क्रेसिडी के लिए। लेकिन वो ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं था। ट्रोइलस ने पंगा लिया था ग्रेशियन क्लब से। ग्रेशियन क्लब का मतलब यहाँ एक्िलीज से है। एक्िलीज एक बहुत ही महान योद्धा रहा हुआ है ग्रीस का। एक्िलीज हिल्स आपने याद रखी है ना, ईडियम एक्िलीज हिल्स। किसी व्यक्ति की कमजोरी के लिए हम कहते हैं कि ये एक्िलीज हिल्स हैं। जैसे रावण की नाभि, रावण की नाभि में तीर नहीं लगेगा तो वो मरेगा नहीं। तो एक्िलीज की हिल को जब तक नहीं मारा जाएगा, एक्िलीज की एड़ियों को, तब तक वो नहीं मरेगा। तो वो एक बहुत ही अच्छा योद्धा था जिसने ट्रोइलस को मार दिया था युद्ध में। और माना यह जाता है कि ट्रोइलस ने क्रेसिडी के लिए जान दी। तो रोजालिंड कह रही ट्रोइलस जो मरा था वो एक्िलीज के साथ लड़के मरा था। येट ही डिड वट ही कुड टू डाई बिफोर एंड ही इज़ वन ऑफ द पैटर्न्स ऑफ लव। हाँ, उसने मरने से पहले क्रेसिडी को प्यार किया था, लेकिन वो उसके लिए नहीं मरा था। हमारे यहाँ भी कई ऐसे उदाहरण होते हैं ना, कोई आपने भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी कि किसी ने किसी के लिए जान दे दी। वहाँ भी ऐसी एक कहानी थी, उसने उस कहानी का खंडन किया कि ऐसा नहीं हुआ था उसमें। ओके, लिएंडर एक और कहानी है। लिएंडर और हीरो दो प्रेमी थे। लिएंडर लड़का था और हीरो लड़की थी। उनके लिए भी कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एक दूसरे से, और लिएंडर ने हीरो के लिए अपनी जान दे दी। आगे इसका भी वो खंडन करती है कि ऐसा नहीं था। लिएंडर ही वुड हैव लिव्ड मैनी ए फेयर ईयर दो हीरो हैड टर्न्ड नन। तो उसकी जो प्रेमिका थी हीरो, वो नन बन गई थी। नन कौन होती है? जो सेवा करती है ना, इस्लाम में नहीं, ईसाई धर्म में। ये क्रिश्चियन है, ये तो क्रिश्चियन धर्म में जो चर्च के अंदर सेवा करती हैं ना लड़कियां, वो नन बन जाती हैं, नन होती हैं वो। तो वो नन बन गई थी। तो वो कहते हैं कि अगर वो हीरो नन बन गई थी तो लिएंडर बहुत साल तक जिंदा रह सकता था। इफ़ इट हैड नॉट बीन ए हॉट मिड समर्स नाइट फॉर गुड यूथ ही वेंट बट फोर्थ टू वॉश हिम इन द हेलस्पोंट एंड बीइंग टेकन विद द क्रैम्प वाज ड्रोन्ड। तो ये बताती है कि वो लिएंडर वास्तव में मरा कैसे था। लिएंडर इसलिए मरा क्योंकि वो समुद्र में स्नान करने चला गया और उसको क्रैम्प आ गया, और क्रैम्प आने से वो डूब गया। क्रैम्प होता है कोई मोच आ जाना, कोई नस चढ़ जाना, उसको क्रैम्प कहते हैं। तो तैरते तैरते उसके कोई क्रैम्प आ गया, कोई मोच आ गई, तो वो डूब गया। कोई एक गर्मी की रात थी,
वो एक अच्छा यूथ था तो वो वॉश करने चला गया। वॉश हिम का मतलब स्नान करने चला गया। हेलोस्पोंट एक जगह थी सागर की, तो वहाँ उसको क्रैम्प आ गया और वो डूब गया। एंड द फुलिश क्रॉनिकल्स ऑफ दैट एज फाउंड इट वाज हीरो ऑफ सेस्टोस। और जो उस समय के जो फुलिश क्रॉनिकलर्स थे, जो फुलिश हिस्टोरियंस थे, जो इतिहास लिखते थे, उन्होंने ये सोचा कि वो हीरो से मिलने जा रहा था सागर को पार करने और वो डूब गया। तो ये कहती कि ऐसा भी कुछ नहीं था, वो तो अपने मस्ती के लिए नहाने गया था। अब ये तो हमें नहीं पता, कहानी पढ़ेंगे तब पता लगेगा एक्चुअल में क्या था। पर रोजालिंड ये कह रही है कि ऐसा नहीं था, वो लिएंडर भी अपनी खुशी से अपने हिसाब से ही मरा था, वो कोई हीरो के लिए उसने जान नहीं दी थी। बट दीज आर ऑल लाइज, मैन हैव डाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड वर्म्स हैव ईटन देम बट नॉट फॉर लव। तो आगे वो यही कहती है कि सब झूठ है, ये सब झूठी कहानियाँ हैं, कोई किसी के लिए नहीं मरता है। आदमी मरते रहे हैं इस दुनिया के अंदर और कीड़े उनकी बॉडी को खाते रहे हैं, प्यार के लिए नहीं, क्योंकि मरना ही होता है हर एक को, तो किसी न किसी कारण से तो आदमी कोई मरेगा ही। लास्ट में हम कहानियाँ बना देते हैं कि वो उसके प्यार के लिए मर गया। वर्म्स हैव ईटन देम, कीड़े खाते हैं उनको। जब हम कब्र में दफना देते हैं ना जब किसी व्यक्ति को, तो उसकी बॉडी का क्या होता है, गल जाती है। वो अपने चलो जला देते हैं, लेकिन वो तो दबाते हैं ना ताबूत में, तो वो धीरे धीरे करके सड़ जाती है, उसको कीड़े खा जाते हैं। ओके, इसका कुछ देख लेते हैं, रेफरेंस कैसे देनी है इसकी। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स वेल नोन कॉमेडी एज यू लाइक इट। दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय रोजालिंड टू ऑरलैंडो। रोजालिंड एंड ऑरलैंडो आर इन द फॉरेस्ट ऑफ एडन। रोजालिंड इज इन लव प्रैटल विद ऑरलैंडो। तो रोजालिंड ऑरलैंडो को प्यार की ट्यूशन दे रही है। ऑरलैंडो एक्सक्लेम्स दैट इफ ही इज रिजेक्टेड बाय रोजालिंड ही विल डाई। तो ऑरलैंडो उसको ये बात कहता है कि अगर उसको रोजालिंड ने रिजेक्ट कर दिया तो वो तो मर जाएगा, क्योंकि उस समय बुखार चढ़ा होता है ना, तब ये लगता है कि बस यही है सब कुछ और नहीं हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा। ये तो वो कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड दैट ही टेक्स सम जॉय इन सेइंग दैट शी इज़ लाइक हिज रोजालिंड एज इट गिव्स हिम अपॉर्चुनिटी ऑफ टॉकिंग अबाउट हर। तो ऑरलैंडो ये भी कहता है कि तुमसे बात करके मुझे जॉय तो मिल रहा है रोजालिंड मान करके, क्योंकि मैं तुमसे अपने दिल की बातें कह सकता हूँ। तो रोजालिंड आस्क्स हिम टू इंडीड डाई बाय सब्स्टिट्यूट। तो रोजालिंड इसको कहती है कि तुम मरोगे तो सही, लेकिन प्यार से नहीं मरोगे, सब्स्टिट्यूट से मरोगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब किसी और चीज़ से मरोगे, नाम प्यार का लग सकता है। शी सेज दिस वर्ल्ड इज ऑलमोस्ट 6000 years old and in all these years there has never he has never seen any man who died in his own person especially for love। तो उसने कहा है कि ये दुनिया 6000 साल पुरानी है और उसने आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो सिर्फ प्यार के लिए मर गया हो। Troilus did whatever he could to die for the cause of his love but failed and eventually was killed by a spear thrown at him by Achilles। तो वो कहती है कि ट्रोइलस हो सकता है उसने प्यार के लिए मरने की कोशिश की हो या इस तरह के दावे किए हो कि वो प्यार के लिए किसी दिन मर जाएगा, लेकिन आखिरकार वो मरा कैसे, एक्िलीज के भाले से मरा। स्पीयर होता है भाला, एक्िलीज से उसने युद्ध किया तो एक्िलीज ने उसको मार दिया। दस ही वॉज किल्ड इन ए बैटल एंड नॉट फॉर लव। तो वो मरा कैसे, बैटल में मरा, वो प्यार के लिए थोड़ी मरा वो, है ना। लिएंडर वुड हैव लिव्ड फॉर मैनी ए ईयर डिस्पाइट हीरो हिज बिलव्ड टर्निंग ए नन। लिएंडर भी बहुत साल तक जीता हीरो के नन बनने के बावजूद। हैड इट नॉट बीन फॉर ए हॉट मिड समर नाइट व्हेन दिस गुड यूथ हैड गॉन टू कूल हिमसेल्फ इन हेलस्पोंट। अगर उस रात गर्मी नहीं पड़ती और गर्मी से बचने के लिए वो सागर में नहाने ना गया होता तो वो बच गया होता, तो वो प्यार के लिए थोड़ी मरा था। देयर ही वॉज अफ्लिक्टेड विद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड ड्रोन्ड एंड द फुलिश हिस्टोरियंस ऑफ द टाइम एट्रीब्यूटेड हिज डेथ टू हिज बिलव्ड। तो वहाँ वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल से पीड़ित हो गया। जब तैर रहा था ना, कोई मौज आ गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गया उसके मसल में, मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, तो वो डूब गया। और उस समय के जो फुलिश हिस्टोरियंस थे, उस समय के जो मूर्ख इतिहासकार थे, उन्होंने उसकी डेथ को समर्पित कर दिया इसके प्रति, उसकी बिलव्ड के प्रति, उसकी प्रेमिका के प्रति। कहानियाँ तो बनी जाती है ना बाद में, बहुत सारी कहानियाँ बनी हुई हैं। अब लैला मजनू किसने देखा है, कहानियाँ ही हैं जितनी भी हैं, पता नहीं उनमें सच्चाई कितनी है, कौन पता नहीं किसके लिए कैसे मरा था, हम नाम रख देते हैं। अब जो आजकल फिल्में बनती हैं, कल को वही सच मान ली जाएंगी, ऐसा ही तो होता है।
ऑल दीज आर नथिंग बट अनट्रू फैक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें झूठ के सिवाय और कुछ नहीं है। मैन हैव डाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड वर्म्स हैव ईटन देम अप एज वेल बट नॉट फॉर लव। तो आदमी मरते रहे हैं, कीड़े उनकी बॉडी को खाते रहे हैं, परंतु प्यार के लिए नहीं। कमेंट्स में है रोजालिंड इज नॉट ओनली विट्टी बट ऑल्सो पजेसेस ए गुड नॉलेज ऑफ क्लासिकल लर्निंग। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि रोजालिंड विट्टी तो है ही है, उसको नॉलेज भी खूब है हिस्ट्री का, यानी उसने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। ये कहानियाँ पढ़ी हुई है ना, ट्रोइलस और हीरो और लिएंडर की उसकी। शी हैज़ द विट टू आउट डू एनी बडी। उसके अंदर हर किसी को हराने के लिए विट है, यानी बहस में, बातचीत के अंदर वो किसी को भी हरा सकती है। अर्लियर शी हैड आउट मैन्योर्ड जेकस एंड नाउ इट इज़ ऑर्लैंडो। इससे पहले वो जेकस को हरा चुकी है। आउट मैन्योर्ड का मतलब हरा चुकी है, कम साबित कर दिया है। रोजलिंड इज़ एट हर बेस्ट इन रिटॉर्ट्स एंड रिपार्टीज व्हेन शी इज़ अलोन विद ऑर्लैंडो। जब रोजालिंड ऑर्लैंडो के साथ होती है ना, अकेली, तो वो बातचीत में बेस्ट होती है। रिटॉर्ट और रिपार्टी, रिपार्टी होता है हाजिर जवाबी, तुरंत जवाब देना। रिटॉर्ट्स का मतलब प्रत्युत्तर देना, जवाब देना। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर वो बड़ी ही बेस्ट दिखाई देती है हमें जब उनकी सिंगल बातचीत होती है दोनों की। द लव टॉक इस्टेब्लिशेज रोजालिंड्स मैनी क्वालिटीज़। तो उनकी जो प्यार भरी बातें हैं, इनसे रोजालिंड की बहुत सारी क्वालिटीज़ का हमें पता लगता है। प्यार भरी बातें तो नहीं करते वैसे, तो लव टॉक्स कह सकते हैं, प्यार के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि रोजालिंड तो बड़ा परेशान करती है ना उसको हमेशा उसको प्यार के बारे में नेगेटिव बातें बताती है। से ए डे, अगली एक्सप्लेनेशन, विदाउट द एवर नो नो ऑर्लैंडो मैन आर अप्रैल व्हेन दे वू दिसंबर व्हेन दे वेड। तो यहाँ फिर ऑर्लैंडो को एक बात और कहती है वो, इसीलिए इसी टॉपिक पर ही बात चल रही होती है उनकी। मैन आर अप्रैल व्हेन दे वू दिसंबर व्हेन दे वेड। तो वो ये कहती है कि जब आदमी लोग वू करते हैं तब तो वो अप्रैल की तरह होते हैं, और जब शादी होती है तो दिसंबर बन जाते हैं। तो क्या मतलब इसका? अप्रैल का महीना वहाँ पे बड़ा खुशनुमा होता है, बड़ा ही अच्छा सुहावना मौसम होता है इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि अप्रैल में धूप निकलनी शुरू हो जाती है, बर्फ़ पिघलती है, तो नए नए पौधे फूल खिलते हैं, तो बड़ा ही सुहावना मौसम होता है। तो वो कहते हैं कि जब आदमी लोग औरत को प्रपोज करते हैं, वो करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं शादी के लिए, तब तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं, अच्छी सी बातें करते हैं, वादे करते हैं। शादी होने के बाद वो दिसंबर जैसे रुखे हो जाते हैं, जम जाते हैं, जाम हो जाते हैं। दिसंबर में बर्फ़ ही बर्फ़ जम जाती है ना, तो फिर उनके कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। मेड्स आर मे व्हेन दे आर मेड्स बट द स्काई चेंजेस व्हेन दे आर वाइव्स। औरतें भी जब शादी करती हैं तब वो जब तक कुंवारी रहती हैं तब तक मे की तरह होती है। मेड का मतलब कुंवारी रहना। तो जब तक वो कुंवारी रहती हैं, कुंवारी लड़कियां, तब तक तो वो मई महीने की तरह होती है, यानी बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं, अच्छा नेचर होता है। बट द स्काई चेंजेस, परंतु आसमान बदल जाता है, यानी माहौल बदल जाता है। व्हेन दे आर वाइव्स, जब पत्नियां बन जाती हैं। वो बात कहाँ रहती है फिर? आई विल बी मोर जेलस ऑफ दी देन ए बारबेरी कॉक पिजन ओवर हिज hen, more clamorous than a parrot against rain, more new-fangled than an ape, more giddy in my desire than a monkey। अब वो ये कहती है कि जब मैं तुमसे शादी कर लूँगी, अब है तो वो गैनीमेड, लेकिन उसने बोला हुआ कि मुझे रोजालिंड मानो। अब वो कहते हैं अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मैं इतनी जेलस हो जाऊँगी जैसा कि एक बारबरी कॉक पिजन होता है अपनी मुर्गियों के प्रति। मुर्गा ना मुर्गियों पे बड़ा कंट्रोल रखता है। अब आपने कभी देखा नहीं होगा, किसी घर मुर्गा मुर्गी हो ना तो उनसे पूछना, तो मुर्गा एक ही होता है ज़्यादातर, और मुर्गियाँ होती है 8-10 या 6-7 होती होंगी। तो मुर्गे की एक विशेषता है ना कि वो अपनी मुर्गियों को अपने कब्जे में रखना चाहता है, उसको जेलसी हो जाती है कोई और मुर्गा आ जाए तो वो भी यही कहती है कि मैं तुमसे इतनी जेलसी करूँगी शादी के बाद, यानी तुम किसी और औरत से बात नहीं कर सकोगे, मेरे शादी हो जाएगी तो मैं उस मुर्गे की तरह तुमसे जेलसी करूँगी। वो बता रही है कि शादी के बाद मैं कैसी हो जाऊँगी। मोर क्लैमरस देन ए पैरेट अगेंस्ट रेन, और मैं उससे भी ज़्यादा शोर शराबा करूँगी, उस तोते से भी ज़्यादा जो बारिश में बोलता है। तोते का क्या होता है स्वभाव, वो बोलता ही रहता है ना, और बारिश आती है ना तो वो और ज़्यादा बोलता है। तो वो कहती मैं उस तोते से भी ज़्यादा बोल लूँगी, तुम्हारा दिमाग खाऊंगी, शोर शराबा करूँगी घर में। क्लैमरस का मतलब शोर शराबा करने वाली।
मोर न्यू फैंगल्ड देन एन एप, एक लंगूर से भी ज़्यादा फैशनेबल। लंगूर के बारे में माना जाता है कि वो फैशनेबल होता है, काफ़ी नई नई चीज़ों का शौक़ रखता है, तो उससे भी ज़्यादा न्यू फैंगल्ड होगी। मोर गिड्डी इन माई डिज़ायर्स यानी मंकी, मंकी से भी ज़्यादा लालची हो जाऊंगी। गिड्डी इन माई डिज़ायर, तो वो कह रही है कि शादी तो मैं कर लूँगी तुमसे, लेकिन शादी के बाद मेरा व्यवहार ऐसा होगा, तब भी तुम रेडी हो या नहीं हो। आज मूड कम है चाय का थोड़ा। मासीम जी आ गई क्या? बस दे दो। आई विल वीप फॉर नथिंग लाइक डायना इन द फाउंटेन, मैं बिना काम के रहूँगी शादी के बाद। लाइक डायना इन द फाउंटेन, जैसे डायना रोती थी फाउंटेन में। डायना कोई एक माइथोलॉजिकल फिगर है। एंड आई विल डू दैट व्हेन यू आर डिस्पोज टू बी मैरी, और मैं ये सब तब करूँगी जब तुम मुझे खुश दिखाई दे रहे होगे। यदि तुम मुझे लगेगा ना भाई हाँ मस्ती मारे आराम से बैठा, तब मैं ये काम करूँगी। और करती भी है ना पत्नियाँ, कि नहीं करती कि आदमी आज चैन से बैठा कैसे, कोई परेशानी तो दे। आई विल लाफ लाइक ए हाइना एंड दैट व्हेन दाउ आर्ट इनक्लाइन टू स्लीप, जब तुम्हें नींद आने लगी हो ना तो मैं हाइना की तरह हंसूंगी। हाइना आपको पता क्या होता है? क्या? लक्कड़ बग्गा एक जा। तो वो ऐसे बोलता ऐसे है जैसे हंस रहा हो कोई आदमी, आप देखना कभी। हाँ, कुत्ते की तरह होता है वैसे वो। तो वो ऐसे, उसकी आवाज़ भगवान ने ऐसी दी है जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। तो वो यही कह रही है कि भाई शादी तो मैं कर लूँगी तुमसे, पर देख लो शादी के बाद ऐसा ऐसा होता है आदमियों के साथ, या जिसके साथ भी है, सब बदल जाता है। शादी के बाद वो माहौल नहीं रहता जो शादी से पहले रहता है, नहीं रहता है। 6-7 महीने साल तक रहता है। फिर जब मौसम एकदम से चेंज हो जाता है, एकदम से नहीं, धीरे 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 धीरे, साल के बाद दूसरा साल अलग टाइप का, तीसरा अलग, चौथा अलग, भावनाएं बदलती रहती है। वो ऐसा है ना, जब तक आप किसी से दूर रहते हो ना तभी अच्छे लगते हैं। 24 घंटे जब साथ रहोगे तो फिर वो अच्छाइयाँ कितनी देर चलेंगे, फिर कमियाँ दिखने लग जाती हैं। तो तभी तो ये, जब तक हम दूर दूर रहते हैं ना आदमी, तो प्यार बना रहता है। क्योंकि जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, मिलने की इच्छा रहती है ना, तो शादी होने के बाद तो मिलने वाला कोई सिस्टम ही नहीं, साथ ही रहना है। जब आप दूर हो जाओगे, हाँ शादी में भी कई बार क्या है, दूर दूर रहना पड़ता है ना, तब अच्छी लगती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब 24 घंटे साथ रहना पड़ जाए, तब थोड़ा इमोशंस हमारे चेंज हो जाते हैं। आगे इसकी देख लेते हैं रेफरेंस। इसमें ओरलैंडो टू रोजालिंड लिखा है, उल्टा कर लेना इसको, रोजालिंड ने ओरलैंडो से बोली रही। रोजालिंड एंड ओरलैंडो आर इन द फॉरेस्ट ऑफ एडन एंड रोजालिंड इज टीजिंग एंड टेस्टिंग ओरलैंडोज लव। अब रोजालिंड यहाँ उसको टेस्ट कर रही है, उसको टीज कर रही है, पर आदमी लोग कहाँ मानते हैं। वो भी यही कहते हैं मैं सब सह लूँगा, कुछ नहीं होता, मैं सारी इच्छाएं पूरी करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, पता होता है फिर भी। शी हैज जस्ट एंटर्ड इनटू ए मॉक मैरिज विद हिम एंड शी इज़ क्वाइट एक्साइटेड। तो उसने एक मॉक मैरिज, वहाँ उन्होंने एक मॉक मैरिज का माहौल बना लिया है कि उनकी एक शादी हो चुकी है और वो एक्साइटेड भी है। शी आस्क ओरलैंडो द पीरियड फॉर विच ही विल लव हर, वो उससे पूछती है कि वो कब तक उससे प्यार करेगा। ओरलैंडो इन द पोजेशन ऑफ रोमांटिक लव सेज दैट ही विल लव हिज रोजालिंड फॉर एवर एंड ए डे मोर। तो इस बात से पहले ये बात हुई थी, रोजालिंड उससे पूछती है कि कब तक मुझे प्यार करोगे। ओरलैंडो क्या कहता है, फिर क्या कहता है, फॉर एवर एंड ए डे मोर, हमेशा के लिए और उससे भी एक दिन ज़्यादा। रोजालिंड चेक्स हिम सेइंग दैट ही शुड से फॉर ए डे एंड रिमूव एवर। तो रोजालिंड उसको रोकती है कि नहीं नहीं, इसको सही करो, तुम ये लिखो ए डे, एवर काट दो, यानी तुम कितना प्यार करोगे मुझसे, एक दिन ही करोगे। शी फर्दर टेल्स ओरलैंडो दैट men आर एज ब्राइट एज स्प्रिंग टाइम व्हेन दे आर कोर्टिंग देयर बिलव्ड्स। आगे वो ओरलैंडो कहती है कि आदमी लोग जब अपनी प्रेमिका को कोर्ट कर रहे होते हैं, जब उसको मना रहे होते हैं, तब वो ऐसे सुहाने होते हैं जैसे बसंत का मौसम, अप्रैल बताया था ना। बट दे बिकम एज ग्लूमी एज द विंटर सीजन व्हेन दे गेट मैरिड। और शादी होते ही वो कैसे हो जाते हैं, विंटर के जैसे ग्लूमी हो जाते हैं। ग्लूमी यानी उदास, उजड़े उजड़े।
सिमिलरली मेडन्स आर एज मैरी एज समर व्हेन दे आर यंग गर्ल्स। तो जब मेडन्स कुंवारी होती हैं, छोटी होती हैं, तब तक वो ऐसी होती हैं जैसे गर्मियों की तरह खुश होती हैं। वहाँ की गर्मियों की तुलना यहाँ से मत करना, वहाँ की गर्मियाँ बहुत खुशनुमा होती हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी कम पड़ती है। हमारे यहाँ की गर्मियाँ तो अगर किसी लड़की कहते हैं ना गर्मी जैसी है तो वो गुस्सा हो सकती है यहाँ पे अगर लड़की को कह रहा है तो उसको बसंत कह सकते हैं भाई। तो वो समर्स को अच्छे शब्दों में बयां करते हैं हमेशा ही। आप जब भी उनकी पोइट्री में कभी भी देखोगे ना, एक है ना वो शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, क्या मैं तुम्हारी तुलना एक गर्मी के दिन से करूं? नहीं, ताऊ आर्ट मोर ब्यूटीफुल देन दैट, तुम उससे भी ज़्यादा सुंदर हो। तो वहाँ समर में हमेशा उसको समर को अच्छा माना जाता है। तो यही बोला इसमें भी, बट व्हेन दे गेट मैरिड दे बिकम सलन एंड कंटेम्पचुअस। औरतों के साथ भी ऐसा ही है कि जब उनकी शादी हो जाती है तो वो सलन बन जाती हैं। सलन होती है रूठी हुई, और कंटेम्पचुअस का मतलब थोड़ी नफरत वाली। शी टेल्स ऑरलैंडो दैट शी विल बी मोर जेलस ऑफ हिम देन ए बार्बरी कॉक पिजन इज ओवर हिज हैंड। तो वो ऑरलैंडो को ये बताती है कि शादी के बाद वो जेलस हो जाएगी तुमसे एक कॉक पिजन की तरह, मोर नॉइजी देन ए पैरेट, पैरेट से भी ज़्यादा शोर मचाने वाली हो जाएगी। हु सेंस इज द कमिंग ऑफ रेन, मोर फैशनेबल एंड इनकन्सिस्टेंट देन ए मंकी, और मंकी की तरह फैशनेबल और इनकन्सिस्टेंट हो जाएगी। इनकन्सिस्टेंट का मतलब जो एक जगह पे नहीं रहता, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, अनिश्चित। शी विल क्राई ओवर नथिंग लाइक डायना, डायना की तरह वो बिना बात के रोएगी इन द फाउंटेन, एंड दैट शी विल नॉट डू दैट व्हेन ही इज़ इन ए हैप्पी मूड, और वो ऐसा तब करेगी जब वो हैप्पी मूड में होगा। शी विल लाफ लाइक ए हाइना व्हेन ही विल फील इंक्लाइंड टू स्लीप, और जब वो सोने की इच्छा होगी तो वो हाइना की तरह शोर मचाएगी। कमेंट्स में है रोजालिंड एक्सप्लोर्स द मिथ कनेक्टेड विद रोमांटिक एंड आइडियलिस्टिक लव। तो रोजालिंड यहाँ पे जो एक आदर्श प्यार के प्रति जो विचार होते हैं ना हमारे, रोमांटिक लव, आइडियलिस्टिक लव, उससे जुड़ी हुई जो भी मिथ है ना उनको एक्सप्लोर कर देती है। वो उनसे जुड़ी हुई जो भी भावनाएं हैं, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, उन सबको उड़ा देती है, विस्फोट से उड़ा देती है, एक्सप्लोर कर देती है, आलोचना करती है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बातें होती हैं। It is generally seen that marriage is satiating. After the initial excitement dies down, there is satiation followed by boredom and disintegration. तो यह माना जाता है, यही देखा जाता है कि मैरिज से सेटिएटिंग वाली फीलिंग आ जाती है। यानी जब आदमी की शादी हो जाती है ना तो फिर उसकी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। फिर सेटिएटिंग का मतलब संतुष्टि का भाव आ जाता है, फिर वो बात नहीं रहती पहले वाली, सारी एक्साइटमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है, बोर्डम भी आ जाती है और डिसइंटीग्रेशन भी हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब विखंडन हो जाता है, मतलब अलगाव हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। रोजालिंड कम्युनिकेट्स हर आइडिया इन टर्म्स ऑफ द सीजन। तो रोजालिंड अपने आइडियाज़ को किसका उदाहरण देकर बताती है? सीजन्स का, अप्रैल, मई, दिसंबर। दिस सिमिलैरिटी स्टैंड्स फॉर मोर क्लैरिटी एंड ल्यूसिडिटी। तो इससे हमें और ज़्यादा स्पष्टता मिलती है समझने में। Similes and metaphors not only beautify the language but also describes her feelings aptly. तो यहाँ पे सिमिली और मेटाफर का यूज़ किया गया ना, कितने ही उदाहरण दिए गए हैं। देखो, महीनों के दे दिए, जानवरों के दे दिए, तरह तरह के उदाहरण, इनको सिमिली और मेटाफर के रूप में यूज़ किया गया है। आगे 10वीं करते हैं। रेफरेंस देखते हैं पहले इसकी। These lines have been taken from Shakespeare's chief comedy As You Like It. These lines are spoken by Touchstone to Duke Senior and his lords. तो ये लाइनें बोली गई हैं टचस्टोन से द्वारा और ड्यूक सीनियर को बोली गई हैं। इसमें वो ये बताता है ड्यूक सीनियर को कि मैंने ऑर्डर से शादी क्यों की है। टचस्टोन तो आप जानते हो कौन था? कौन था? हाँ, क्लाउन था वो, विदूषक था, मजाक करना उसका स्वभाव था, किसी पे भी वो कमेंट कर सकता था, उसको ये छूट थी, लिबर्टी थी उसको। गॉड लीड यू सर, भगवान, ये थोड़ा सा मिस है इसमें, भगवान आपको रिवॉर्ड दे, भगवान आपका भला करे। आई डिज़ायर यू ऑफ द लाइक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इसी तरह से पसंद करते रहेंगे। आई प्रेस इन हेयर सर अमॉन्ग्स द रेस्ट ऑफ द कंट्री कॉपुलेटिव्स,
तो मैं यहाँ अपनी बात रखना चाहता हूँ जो कॉपुलेटिव्स हैं, जो नए जोड़े हैं जिनकी अभी शादी होने वाली है, उनके बीच में। टू स्वेयर एंड टू फोरस्वेयर, कि किस तरह से हम कसम खाते हैं और किस तरह से हम कसमों को तोड़ देते हैं। फोरस्वेयर का मतलब है तोड़ देना। अकॉर्डिंग एज मैरिज बाइंड्स एंड ब्लड ब्रेक्स, जिस तरह से शादी जो है वो बंधन बांधती है और टूटते कैसे हैं रिश्ते। खून के रिश्ते टूटते हैं। नहीं, ये ब्लड ब्रेक्स में आप देखो, इसमें हाईलाइट किया हुआ है पैशन ब्रेक्स द फिडिलिटी। पैशन जो होते हैं ना वो फिडिलिटी को तोड़ देते हैं। मैरिज से तो हमारे बंधन बंधते हैं, लेकिन ब्लड ब्रेक कर देता है। ब्लड का मतलब हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं उनसे हम बेवफाइयाँ कर जाते हैं। अब ये आदमी क्यों झूठा हो जाता है? कोई आदमी है, उसकी शादी हो गई, वो उसका अलग अफेयर हो जाता है, क्यों हुआ? लालच या इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं होना, उसको पैशन कहते हैं। एक आदमी या कोई औरत जो भी है, उनका अपने पति से वो बेवफाई क्यों करते हैं? कारण क्या है? कोई और क्यों पसंद आ जाता है? इसको आप क्या बोलोगे? इसको इसमें बोला गया पैशन। वो होता है पैशन, कोई दूसरा क्यों पसंद आ गया। उसको लालच भी कह सकते हैं, अपने डिसऑनेस्टी भी कह सकते हैं। वो यहाँ ये कहता है कि मैरिज से तो हम बंधते हैं, लेकिन ये जो हमारी क्वालिटीज़ होती है ना पैशन वाली, इनसे हम बेवफाई करते हैं, हम तोड़ देते हैं संबंधों को। ए पुअर वर्जिन सर, अब वो अपनी औरत की बात कर रहा है। उसने एक शादी की किससे? टचस्टोन ने ऑड्रे से, याद है आपको? और ऑड्रे एक बहुत ही भोली भाली सी लड़की थी, शेफर्डेस थी, एक सिंपल सी। उसको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था और ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी वो कहता है मैंने इसीलिए तो ऐसी औरत से शादी की है क्योंकि मुझे गारंटी है कि ये कहीं और नहीं जाएगी। उसके हिसाब से सुंदर औरतें जो होती ना, उनका खतरा ज़्यादा होता है, वो बेवफाई कर सकती हैं। लेकिन ऐसी औरत से कोई और कौन करेगा शादी, या कोई और कौन अफेयर करेगा? तो मुझे कम से कम ये तो तसल्ली रहेगी कि मेरी है, कि किसी और की नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जिस आदमी की बीवी बहुत सुंदर होती है ना, वो टेंशन में रहता है। टेंशन में क्यों रहता है? उसको लगता है कोई और ना ले जाए, सबकी नज़रें रहती है उस पर। तो वो ये टचस्टोन की यहाँ एक सही बात लगती है कि ऐसी औरत से शादी करो जिसको कोई देखे ही ना, तो आप संतुष्ट रहोगे भी, ये मेरी रहेगी, ये कहीं नहीं जाने वाली। ये कह रहा ना ए पुअर वर्जिन सर, वो तो एक बहुत ही पुअर सी वर्जिन है। वर्जिन यानी कुंवारी औरत है। एन इल फेवर्ड थिंग सर, इल फेवर्ड है वो, यानी उस पर किसी तरह का फेवर नहीं हुआ, भगवान ने उसको कुछ दिया नहीं, मतलब सुंदरता के नाम पे, तो इल फेवर्ड होगी वो। बट माइन ओन, परंतु है तो मेरी, ना दिया तो क्या है, तो मेरी ना। ए पुअर ह्यूमर ऑफ माइन सर, तो ये आप इसको मेरी सनक मान सकते हो। ह्यूमर का मतलब यहाँ सनक से है कि बस मेरी ये सनक है। टू टेक दैट नो मैन एल्स विल, कि वो चीज़ लो जिसको कोई और ना ले। टू टेक दैट विच नो मैन एल्स विल, जिसको कोई और ना ले वही चीज़ लो। मेरा तो ये ह्यूमर है, यानी मेरी एक दिमाग की एक सोच है, एक सनक है मेरी, कुछ भी कह सकते हो। रिच ऑनेस्टी ड्वेल्स लाइक ए माइजर सेल सर इन ए पुअर हाउस एज योर पर्ल इन योर फाउल ऑयस्टर। तो वो ये कहता है कि कई बार कीमती चीज़ें जो होती हैं ना, वो अच्छी जगह नहीं मिलती हैं। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, हीरा कोयले की खदान में मिलता है, पर्ल कहाँ मिलता है? मोती, इसमें मोती का उदाहरण दिया गया है। मोती मिलता है ऑयस्टर में, उसको शीप को ऑयस्टर कहते हैं। वो जो कवर होता है उसका, शेल जो होता है ना, तो वो तो गंदा होता है ना, वो तो सूखला सा होता है, अच्छा नहीं होता है। लेकिन उसके अंदर क्या छिपा होता है? रत्न छिपा होता है। तो वो ये कह रहा है कि कीमती चीज़ें ना वो ऊपर से ऐसे ही होती हैं। तो ऑड्रे की तारीफ भी कर रहा है कि ऊपर से सुंदर नहीं है तो क्या हुआ, ऐसा ही होता है। अभी हीरा तो वहीं मिलेगा, कोयले की खदान में मिलेगा, तो उसके लिए तो वही है ना। और जो जितने धनवान होते हैं उतने कंजूस होते हैं। ये बोला ना ऐसे, रिच ऑनेस्टी ड्वेल्स लाइक ए माइजर सर। तो बहुत सारे जो धनवान लोग होंगे ना, वो पैसा खर्च करते नहीं है, वो ऊपर से झोंपड़ी में ही रहते हैं, उनके पास पैसा बहुत होता है। तो वो ये कह रहा है कि बस मेरी तो यही सनक है, क्योंकि ये चीज़ें भी ऐसी होती हैं सारी, तो ऑर्डर मेरे लिए ऑर्डर ठीक है।
चलो आगे पढ़ लेते हैं। टचस्टोन हैज जस्ट बीन इंट्रोड्यूस्ड टू ड्यूक सीनियर एंड ही इज लॉर्ड्स बाय जेकस हु इज डिलाइटेड बाय हिज प्रेजेंस। तो इस सीन से पहले टचस्टोन को इंट्रोड्यूस किया जाता है ड्यूक सीनियर के सामने जेकस के द्वारा, और वो बड़ा खुश होता है वहाँ पे अपनी प्रेजेंस से। जेकस गिव्स हिम मोर अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश हिज कोर्टली विट एंड आस्क हिम अबाउट द quarrel दैट वाज प्रिवेंटेड बिटवीन हिम एंड अनदर courtiers। तो जेकस उसको अपॉर्चुनिटी देता है कि तुम ड्यूक सीनियर के सामने अपनी विट को साबित कर दो, यानी तुम बोलने में बड़े निपुण हो, बोलने में बड़े अच्छे हो। और एक और जो उसने एक झगड़े को प्रिवेंट किया था उसने उसके बीच में और दूसरे दरबारियों के बीच में, उसको भी अब तुम जस्टिफाई कर दो। देयर इज ए लिटिल इंटरजेक्शन एंड टचस्टोन बिगिंस टू स्टेट व्हाई ही हैड कम टू दैट प्लेस। तो बीच में इंटरजेक्शन आता है और टचस्टोन कहता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है, इस जगह पे क्यों आया है, जंगल में क्यों आया है। टचस्टोन tells Duke Senior that may God reward him for appreciating him and he hopes that he continues to like him। तो टचस्टोन पहले तो ड्यूक सीनियर की तारीफ करता है कि आपने मुझे इतना मौका दिया, आपने इस दरबार में रखा, मुझे बोलने का मौका दिया, तो भगवान आपका भला करे। He had forced himself amongst the rest of the country folks who were going to take the vows of fidelity in marriage and then to break those vows as marriage binds the couple together, but the passion breaks the oath of fidelity the people take in marriage। तो वो यह कहता है कि मैं भी उन्हीं के साथ हूँ, जितने अभी जो कपल्स हैं उनकी शादी होने वाली है ना, तो उनमें से एक मैं भी हूँ, और मैं भी उन सभी के साथ फिडिलिटी की शपथ लेने वाला हूँ मैरिज के अंदर, या वो लोग फिडिलिटी की शपथ लेंगे, फिडिलिटी यानी वफादारी की, लेकिन उनको तोड़ने भी वाले हैं, क्योंकि मैरिज में तो हम बंधते हैं, मैरिज बाइंड करती है हमें, हम मैरिज जब करते हैं तो हम एक दूसरे के प्रति वफादार रहने की शपथ खाते हैं, लेकिन बाद में हम बेवफा हो जाते हैं। आगे बताया ना उसने, पैशन कहाँ गया, देन टू ब्रेक दोज वोज एज मैरिज बाइंड्स द कपल टुगेदर बट द पैशन ब्रेक्स द ओथ ऑफ फिडिलिटी। पैशन जो है वो फिडिलिटी की ओथ को तोड़ देते हैं। दैट पीपल टेक इन मैरिज, जो मैरिज में हम लेते हैं। तो ज़्यादातर तो मैरिज में जो पंडित हमें कहता है ना, ये वचन लो, इसके अलावा किसी को नहीं देखोगे, तुम्हारी सारी संपत्ति पर इसका अधिकार होगा। मेरे को थोड़ी थोड़ी याद है अभी तो वो कहाँ रहती है ना, वो उस वक्त तो ध्यान कहीं और ही होता है, बोलते रहते हैं, हाँ बोल दिया, ये भी बोल दिया, तब तो पता होता है अभी सब कुछ यही है अभी तो। ही सेज दैट ही हैड कम विद ए प्लेन मेड। अब वो आगे कहता है कि वो एक प्लेन मेड के साथ आया है। प्लेन मेड का मतलब जो ठीक ठाक सी देखने में, प्लेन है, ऑर्डिनरी है, साधारण है। एन ऑर्डिनरी एंड अगली वुमन बट होम ही कैन क्लेम टू बी दिस हिज। हालांकि वो ऑर्डिनरी है, अगली है, लेकिन वो कम से कम ये तो कह सकता है कि ये उसकी है, पक्की है, उसकी है। शी बिलोंग्स ओनली टू हिम, वो उसी की है। इट वॉज ए मिजरेबल विम ऑफ हिज, हालांकि ये उसकी एक सनक है। विम यहाँ पे होता है सनक, ऊपर क्या वर्ड आया था इसके लिए, ह्यूमर। ह्यूमर कोई आजकल सनक नहीं मानते हैं, आजकल ह्यूमर का मतलब हो गया विनोद, हास्य, सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं ना, इसका मजाक। लेकिन वो पुराने टाइम में ह्यूमर का मतलब होता था सनक, तो ये पुराने टाइम के लिखे ना, इसलिए हम सनक बोलेंगे इसको। इट वॉज ए मिजरेबल विम ऑफ हिज, ही सेज टू एक्सेप्ट दैट मेड whom नो अदर मैन विल टेक। तो वो ये कहता है कि उस चीज़ को लो जिसको और कोई ना ले, तो ये उसकी सनक है कि कोई और आदमी क्यों पसंद ही ना करे। द प्रीशियस चेस्टिटी लिव्स इन द अगली बॉडी ऑफ ऑड्रे। तो वो कहता है ऑड्रे की बॉडी में चेस्टिटी निवास करती है। ऑड्रे की बॉडी में चेस्टिटी यानी पवित्रता, पवित्रता पवित्रता फिर रहेगी वो इसको, वो कहता है कि कोई इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देगा। आगे वो उदाहरण देता है ना अभी किस तरह से इसकी बॉडी में चेस्टिटी रहती है। जैसे कि रिच मैन लिव्स इन ए पुअर कॉटेज, जैसे कभी कभी एक झोंपड़ी के अंदर भी कोई धनवान आदमी मिल जाता है, मिल जाता है वो, क्योंकि वो अपना शो ऑफ नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ हिज मिजरलीनेस, क्योंकि वो कंजूस होता है। एंड जस्ट एज मोस्ट प्रीशियस पर्ल लिव्स इनसाइड एन अगली शेलफिश, और इसी तरह से एक बहुत ही कीमती रत्न छुपा रहता है अगली शेलफिश के अंदर। अगली शेलफिश जो होती है ना, उसका कवर होता है मोती का वो। तो देखो टचस्टोन ने अच्छी बातें करी ना, उसकी विट यहाँ हमें देखने को मिलती है, वो किस तरह से व्यंग्य भी कर देता है, मजाक भी कर देता है और हकीकत भी बयां कर देता है। टचस्टोन हैज़ बीन पैरोडिंग ऑल एंड सन्ड्री। तो टचस्टोन यहाँ सभी का मजाक उड़ा रहा है, पैरोडी करना, मजाक उड़ाना। हिज एटीट्यूड टू मैरिज इज रियलिस्टिक एंड एंटी रोमांटिक। उसका मैरिज के प्रति एटीट्यूड कैसा है, रियलिस्टिक एटीट्यूड है, वास्तविकता वाला एटीट्यूड है कि वास्तव में क्या होता है, और एंटी रोमांटिक है, रोमांटिक नहीं है।
ही कंसिडर्स ऑड्रे एज वेरी ऑर्डिनरी वुमन होम नो वन एल्स वुड मैरी। तो वो ऑड्रे को मानता है कि ये बहुत ही सिंपल सी औरत है, इससे कौन शादी करेगा। देन इन द नेक्स्ट वीन ही गोज ऑन टू फ्लैटर हर सेइंग दैट दो शी मे नॉट बी टेकन बाय अदर्स बट शी इज़ वेरी हर ओन। अगले ही वाक्य में वो ये भी कहता है कि हालांकि उसको कोई और नहीं लेगा, लेकिन है तो वो उसकी पक्की। टचस्टोन प्रूव्स बाय हिज कोर्टली विट एंड एबिलिटी टू टॉक वेल दैट ही इज मोस्ट फिटेड फॉर द पोस्ट ऑफ ए जेस्टर। तो टचस्टोन यहाँ ये बात तो प्रूव कर ही देता है अपनी बातों से कि वो जेस्टर की पोस्ट के लिए एकदम फिट आदमी है। जेस्टर वो होता है जो जिसको काम होता है मजाक उड़ाना, एंटरटेन करना। तो इस बात से हमें तो पता लग जाता है ना कि काफ़ी। परंतु ये लिखी किसने अल्टीमेटली लाइनें? शेक्सपियर लिखी है ना। वो तो चलो नाटक में तो कोई भी बोल रहा है, रचना किसने की? पूरे प्ले की। यहाँ रोजालिंड की लाइनें किसने लिखी? शेक्सपियर ने। टचस्टोन सारा प्ले ही किसने लिखा? शेक्सपियर ने। तो देखो शेक्सपियर बहुत ही महान नाटककार माना जाता है इस मामले में कि वो हर फीलिंग, हर व्यक्ति की फीलिंग, हर कैरेक्टर के अंदर जाकर के उसकी फीलिंग को उसने बड़े अच्छे से शो किया है कि आज औरत कैसे सोचती होगी। अब हमें मान लो नाटक लिखना, उसमें हमें औरत का भी पक्ष देना है, आदमी का भी पक्ष देना है, विलेन का भी पक्ष देना है, संत आदमी का भी पक्ष देना है, तो वो हमें सारे लिखने होते हैं ना। तो उसके लिए आपको नॉलेज होना ही चाहिए ना हर व्यक्ति की नेचर का, हर व्यक्ति के एटीट्यूड का, किस तरह का हो सकता है। तो शेक्सपियर के नाटकों की यही खास बात है, हर कैरेक्टर की हमें इंसाइट मिलती है देखने में। टचस्टोन प्रूव्स, ये तो हो गया, हिज एटीट्यूड टू लाइफ इज अनरोमांटिक दो। हालांकि उसका लाइफ के प्रति एटीट्यूड कैसा है? अनरोमांटिक है। अनरोमांटिक का मतलब वो थोड़ा रियलिस्टिक है, लाइफ में प्रॉब्लम्स भी होते हैं। ओके।